नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पैलेस्तीन और इज़राइल का युद्ध चल रहा है, या ये कहें कि हमास और इज़राइल का युद्ध चल रहा है। जहाँ पे पैलेस्तीन या फिर हमास लड़ रहा है धर्म के वजह से, और वहीं पे इज़राइल लड़ रहा है अपने अस्तित्व बचाने के लिए। इज़राइल और पैलेस्तीन से काफ़ी दूर हिंदुस्तान में कुछ लोग प्रोटेस्ट पे आए हुए थे कुछ समय पहले, दिल ही दिल में पैलेस्तीन के साथ है और इनडायरेक्टली वो हमास के साथ है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दुनिया में जगह-जगह पे प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं इज़राइल के खिलाफ। एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले गौरव ठाकुर ने अपने चैनल पे अपलोड किया है, जो कि सन ऑफ हमास, जो कि बुक है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि हमास लीडर के बेटे हैं, उन्होंने वो बुक लिखी है। और उसके ऊपर गौरव ठाकुर ने अपने चैनल पे एक पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया है, जो कि तमाचा है उन लोगों पे जो कि पैलेस्तीन या हमास का सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैलेस्तीन में जो हो रहा है, जिस तरह से बच्चे वहाँ मर रहे हैं, वो सही है। बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इज़राइल जो अपने अस्तित्व बचाने के लिए जो कोशिश हो सकती है, वो जो कर रहा है, वो कोशिश भी गलत नहीं है। हमें यहाँ पे ये भी नहीं भूलना पड़ेगा कि इस बार अटैक हमास ने करा, और जितनी उन्होंने क्रूरटी दिखाई है इज़राइल के समाज पे या इज़राइल में आए हुए उन सब लोगों के लिए, वो क्रूरटी हमने दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखी। और उसके बदले में इज़राइल जो कर रहा है, मैं मानता हूँ कि उसमें बेगुनाह लोग मर रहे हैं, बट इज़राइल सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। तो चलिए चल के देखते हैं इस वीडियो को। मेरे फादर वैसे तो एक नॉर्मल फादर है, लेकिन जैसे ही वो हमास का नकाब पहन लेते हैं वो एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। ये स्टेटमेंट है मुसाब हसन यूसुफ का, जो हमास के फाउंडिंग मेंबर हसन यूसुफ के बेटे हैं। On a personal level, he's a loving father. But when he puts the Hamas mask that he cannot exist without, he's a monster, he's something else. साल 2010 में मुसाब ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है द सन ऑफ हमास, जिस बुक में मुसाब ने हमास के कई सारे डिस्टर्बिंग ट्रूथ्स को रिवील किया। मुसाब का यह कहना है कि आज पैलेस्टीन में लोगों के पास अपने बच्चों को दूध पिलाने तक का पैसा नहीं है, लेकिन हमास कई सोफिस्टिकेटेड टनल्स और बंकर्स बना रहे। All the funds that come to Hamas in Gaza, they're invested in building tunnels, and building military wing, rather than bringing milk to the children of Gaza. लेकिन इसके बावजूद गाजा की जनता में इजराइल के लिए इतनी नफरत है कि आज पैलेस्टीन की जनता इस कदर से ब्रेन वॉश्ड है कि वहां की माएं खुद अपने बच्चों को फिदायीन बना रही है। वो उन्हें खुद अपने हाथों से सुइसाइड वेस्ट पहनाती हैं। I witnessed a woman who sent 5 of her children to die in suicide bombing attacks, one after another. She would put this explosive belt on them and bless them and say, "Go kill the Jews." अब मुसाब की ये किताब वाकई में रूह कपा देने वाली है, क्योंकि इस बुक में हमास से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए गए हैं जिनके बारे में आज तक बहुत ही कम लोगों को पता है। आज अगर आप देखोगे तो मीडिया में हर जगह इजराइल द्वारा गाजा पर हो रहे बॉम्बिंग्स और अत्याचार की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बुक से रिवील्ड कुछ सीक्रेट्स इस दिशा की ओर इशारा करते हैं कि शायद हमास यही चाहता है कि उसके खुद के लोग मरे, और यही एग्जैक्टली हमास की चाल है ताकि जंग को इजराइल वर्सेस हमास से हटाकर इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन बना दिया जाए और उसे इंटरनेशनली, स्पेशली इंटरनेशनल मुस्लिम सेंटिमेंट मिले। हमास ये चाहता है कि इस जंग में मासूम औरतें और बच्चे कुर्बान हो और फिर उनके नाम पर वो दूसरे देशों से एड्स मांगे। ये जितने भी एड्स या डोनेशंस आते हैं, ये सारे के सारे जाते हैं सीधा हमास टेररिस्ट के पास। एंड वेल, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी की सारी बातें डिटेल में स्टोरीज और प्रूफ्स के साथ हमास के बेटे मुसाब ने खुद अपने किताब सन ऑफ हमास में लिखी है। एग्जैक्टली मेरा भी यही कहना है कि हमास के बाद इतना पैसा आता कहाँ से कि जो इस तरह के हथियार लेता है, क्योंकि अगर वो पैलेस्तीन में है और पैलेस्तीन में इतना पैसा है नहीं, तो वो कहाँ से आता है। एग्जैक्टली ये मुसाब जो है, ये हमास लीडर के बेटे हैं और इन्होंने एक किताब लिखी सन ऑफ हमास। उसमें एग्जैक्टली इन्होंने मेंशन करा कि हमास जो है पैलेस्तीन के लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके बेस पे वो फंड इकट्ठे करता है, और उस फंड को जो उसको पैलेस्तीन पे लगाना चाहिए, पैलेस्तीन की जनता के लिए यूज करना चाहिए, उनके कामों के लिए यूज करना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन, इस तरह की चीजों के लिए यूज करना चाहिए, वो उसके लिए यूज नहीं कर रहा है। वो हथियार खरीदने के लिए यूज कर रहा है ताकि वो इज़राइल पे हमला कर सके। और जैसे कि बताया कि
पैलेस्तीन की माएँ आजकल खुद बच्चों को तैयार कर रही है, बचपन से तैयार कर रही है कि आपको जूइश को मारना है। तो ये एक धर्म की लड़ाई है, वो पूरे के पूरे जूइश को ख़त्म करना चाहते हैं और ऐसे में उन लोगों को सोचना पड़ेगा। जो लोग आज भी पैलेस्तीन का या फिर हमास का सपोर्ट करते हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वो ऐसा चाहते हैं? क्या वो सही में पैलेस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं या वो सिर्फ़ एक धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे अलावा जूइश को जीने का हक नहीं है क्या? इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने ये सारे क्लेम्स को भी फेस वैल्यू पर नहीं लिया, बल्कि इन क्लेम्स को इंडिपेंडेंटली बाकी मीडिया चैनल से भी वेरीफाई किया और आज हम यही हमास का असली चेहरा आपके सामने रखने वाले। तो चलो जानते हैं हमास के आतंक की कहानी खुद हमास के बेटे के जुबानी। अब सबसे पहले ना थोड़ा सा मुसाब के बारे में समझ लेते कि मुसाब कौन है और उसकी क्या हस्ती है। दरअसल मुसाब की फैमिली पैलेस्टीनियन लोगों के बीच एक काफी रिस्पेक्टेड फैमिली है, क्योंकि उसके पिता और उसके दादाजी दोनों ही इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं। अपने फैमिली लेगेसी के बारे में मुसाब ने अपने बुक में लिखा है कि उनकी फैमिली और उनके पिताजी का रिस्पेक्ट केवल लोकल लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम्स करते हैं। ऐसी इन्फ्लुएंशियल और रिस्पेक्टेड फैमिली में मुसाब का जन्म 1978 में हुआ था और मुसाब अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और इसीलिए उन्हें अपने पिता का वारिस भी कहा जाता था। और इसीलिए ही मुसाब का बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, हमास के लिए एक मुजाहिद बनने का। इस इंसिडेंट के बारे में मुसाब ने 2010 में CNN को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त हर पैलेस्टीनियन बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक ही सपना होता था, मुजाहिद बनने का। मुजाहिद इस्लाम में होली वॉरियर्स को कहा जाता है। इनफैक्ट इसी मकसद के लिए मुसाब को 9 साल की उम्र में जेल भी हुई थी और फिर जेल से छूटने के बाद वापस से 18 साल की उम्र में दोबारा से उसे जेल हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मुसाब ने जो समय इजराइल के जेल में बिताया उसके बाद से उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। मुसाब ने उस जेल में जो जो एक्सपीरियंसेस लिए उससे सिर्फ 27 महीनों के अंदर वो एक रैडिकल इस्लामिस्ट, प्रो हमास और एंटी इजराइल से बदलकर कंप्लीटली एंटी हमास और प्रो इजराइल बन गए। Then I was imprisoned with Hamas. I spent about 27 months. क्योंकि वो समझ गए कि पीस और डेवलपमेंट ही असल इंसानी तरक्की कराती है, ना कि नफरत और जंग। अब ये स्टोरी ऑनेस्टली आप सभी के लिए काफी थ्रिलिंग होने वाली। एग्जैक्टली पीस के लिए आपको टेक्नोलॉजी एजुकेशन ही लेना पड़ेगा। आपको अगर पीस चाहिए तो उसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको अच्छी सोच की ज़रूरत है, ना कि ये हमास जैसी अनऑथराइज्ड इलीगल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बहकावे में आने की ज़रूरत है या ऐसी सोच भी रखने की ज़रूरत है। यही हाल आज पाकिस्तान का भी हो रहा है, जो कि इसी तरीके की सोच रखा हुआ है और आज वो कहाँ पहुंचा हुआ है ये आप देख पा रहे हैं सारे के सारे। इस सोच से हमको निकलना पड़ेगा, हमको अच्छी बातें सोचनी पड़ेंगी, हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी, हमें अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी और हमें पीस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ना कि टेररिज्म की तरफ, ना कि लोगों को आतंकवाद की तरफ। लोगों को आतंकवाद का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो पीस का सहारा लेंगे तो बड़े से बड़े शिखर तक वो पहुंच सकता है। वो कौन से इंसिडेंट्स थे जिसने कुछ ही देर में मुसाब का इजराइल और हमास के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल दिया? बात दरअसल कुछ ऐसी है ना कि मुसाब को अरेस्ट करने के बाद इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट ने उन्हें ऑफर किया कि वो इजरायली एजेंट बन जाए। दरअसल जैसे आप लोग को पता है, मुसाब के पिता हमास के वन ऑफ द फाउंडर्स रहे और इसीलिए शिन बेट को ऐसा लगा कि अगर मुसाब इजरायली एजेंट बन जाता है तो उन्हें हमास के बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि मुसाब ने अपने बुक में ये एक्सेप्ट किया है कि उस वक्त गाजा, वेस्ट बैंक और सीरिया के हमास ऑपरेटिव्स और मुसाब के पिता के बीच एक सिंगल मैसेंजर खुद मुसाब ही थे। मुसाब के इसी इंपॉर्टेंस का फायदा शिन बेट उठाना चाहती थी, लेकिन क्या मुसाब कम थे? उन्होंने ये ऑफर हंसी खुशी एक्सेप्ट कर दिया क्योंकि उनके दिमाग में एक दूसरा ही प्लान चल रहा था, एक डबल एजेंट बनने का। मुसाब ने 2014 में दिए अपने एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने शिन बेट के ऑफर को इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो एक डबल एजेंट बनकर इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, यानी कि वो इजरायली सीक्रेट सर्विस में रहते हुए हमास के लिए इजराइल की जासूसी करना चाहते थे। अब ऑल्दो ये मुसाब का ओरिजिनल प्लान था, लेकिन फिर उनके साथ ऐसी 2 घटनाएं घटी जिन्होंने मुसाब के दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बना दिया। मुसाब अपनी किताब में लिखते हैं कि हर रोज वो अपनी आंखों से देखते थे हमास लीडर्स खुद अपने ही हमास मेंबर्स को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें एक शक था कि शायद ये लोग इजराइल के साथ मिल चुके हैं। इसके बाद उन्हें ये आभास होना शुरू हुआ कि शायद हमास तो हमास का ही दुश्मन है, क्योंकि हर रोज उन्हें जेल से चीख
चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी और हर रोज उनकी आंखों के सामने हमास के मेंबर्स को टॉर्चर किया जाता था और उन्हें आज तक इस सब के पीछे का लॉजिक नहीं नजर आया। फिर उसके बाद मुसाब के हृदय परिवर्तन के पीछे का दूसरा रीजन बना शिन बेट का फर्स्ट असाइनमेंट। तो बात कुछ ऐसी हुई कि शिन बेट के ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद मुसाब को जेल से छोड़ दिया गया, उनका पहला असाइनमेंट देकर, जो था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे। दरअसल 1996 में जब मुसाब को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था तो वो केवल 18 साल के थे और जेल जाने के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई थी। लेकिन अब उन्हें शिन बेट के कारण फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा था, जबकि शिन बेट तो मुसाब से कुछ भी करवा सकता था, कोई भी राज उगलवा सकता था टॉर्चर करके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और शिन बेट के इस विचित्र ट्रीटमेंट की वजह से मुसाब को यह रियलाइज हुआ कि शायद बरसों से जिन लोगों को मैं अपना दुश्मन मान रहा था, जिनकी क्रूरता के बारे में मैं सुनते आ रहा था, वो तो दरअसल इतने क्रूर है ही नहीं। उनके विचार कंस्ट्रक्टिव और तरक्की के मार्ग में है। और फिर उन्हें यह रियलाइज हुआ कि उनके खुद के अपने लोग ऑन दी अदर हैंड सिर्फ उनका इस्तेमाल ही करना चाहते हैं। और बस तभी से मुसाब ने यह डिसाइड कर लिया कि वो शिन बेट का साथ देगा और इन दोनों का साथ लगभग 10 सालों तक चला। और नॉट ये हमास, ये जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं ना, या फिर ये जिस तरह की इस तरह की सोच रखते हैं कि लोगों को नुकसान पहुंचा के उनको लगता है कि वो अपना फायदा लेने वाले हैं, इनमें जितने भी लोग इनमें शामिल हो जाते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मेंटेलिटी से सोच नहीं पाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि क्यों इस तरह की फाइट जरूरी है। आप अल्लाह कह ले, भगवान कह ले, ईश्वर कह ले, या किसी भी रूप में आप उनको पूछते हो, मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी धर्म में ये बोला गया होगा कि आप अगर किसी को मारते हैं, चाहे वो गुनाहगार है या वो बेगुनाह है, अगर आप उनको मार रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की मतलब आप किसी भी तरीके का सही काम कर रहे हैं या आपकी कौम को उससे फायदा मिलेगा। यकीन मानिएगा, नुकसान ही मिलने वाला है, फायदा कभी नहीं होने वाला है। अगर सही में किसी ने गुनाह किया है तो उसका एक प्रोसेस है, पूरी दुनिया में एक प्रोसेस बनाया गया, उस प्रोसेस को फॉलो करें, और अगर उस प्रोसेस में वो गुनहगार होगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। और ये भी समझना पड़ेगा कि आप सोचिए ना कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके खुद के जो उनके लीडर्स होते हैं, उनके खुद के बच्चे कभी इसमें क्यों नहीं होते, इस फाइट में क्यों नहीं होते, या फिर वो खुद इस फाइट में कभी क्यों नहीं होते। वो उन गरीबों को, वो उन बेचारे बेसहारों को, वो उन छोटे छोटे लोगों को कुछ पैसों के लिए आगे भेज देता है। और या तो धर्म के नाम पे उन्हें आगे भेजा जा सकता है या फिर उनको पैसे के लालच में आगे भेजा जा सकता है। अब ये जो लोग इस पे काम भी करते हैं, वो भी अपना दिमाग नहीं चला पाते कि यार हम किसी बेगुनाह को मार के या किसी भी इंसान को मार के हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। हम इस तरीके से अगर अपना मंसूबा पूरा भी कर ले तो क्या उस मंसूबे को पाने के बाद क्या हमारे मन में शांति रहेगी? कभी भी नहीं रह सकती है। इसी दौरान के अपने पूरे एक्सपीरियंस को मुसाब ने फिर जाके द सन ऑफ हमास बुक में डॉक्यूमेंट भी किया, जो कि बाय द वे अगर आपने नहीं रीड किया है, आई हाईली सजेस्ट यू रीड इट आउट, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि इस पूरे बुक को मैंने पर्सनली सिर्फ एक ही दिन में रीड कर लिया। इस किताब में हमास के बारे में ऐसी ऐसी बातें रिवील की गई है जिसकी आज तक एक भी भनक मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं पड़ी। मुसाब ने डिटेल में कई सारे स्टोरीज और प्रूफ्स के साथ हमास का असली चेहरा लोगों के सामने रिवील किया है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हमास की सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे क्रूएल स्ट्रैटेजी पर, कि हमास ये सामने से चाहता है कि उसकी आम जनता मरे। मुसाब ने इसी साल 2023 में दिए अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ शब्दों में बताया कि हमास गाजा सिटीजन्स को एज ह्यूमन शील्ड्स यूज करता है। And for the civilian casualties, etc., you know, first of all, Hamas is using, and it's very clearly, it's a fact that Hamas used civilians as human shields. It's a fact. इवन 2014 में हमास के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन शामी अबू जुहारी ने भी ये ओपनली एक्सेप्ट किया था कि इनोसेंट सिविलियंस को इजरायली फायरिंग्स के आगे खड़ा करना उनकी स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब अगर इस पूरे वॉर के मेन बैटल ग्राउंड गाजा की बात करें तो इसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज माना जाता है। जरा देखो, ये है गाजा का मैप। इस केवल 360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 20 लाख लोग रहते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इस डेंसली पॉपुलेटेड स्ट्रेच में हमास ने जानबूझकर अपनी आर्टिलरी, टनल्स, रॉकेट लॉन्चर्स जैसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को घरों, हॉस्पिटल और मॉस्क्स के बीचों बीच छुपाया हुआ है। जैसे कि इस वीडियो में क्लियरली आप देख सकते हो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बीचों बीच से हमास रॉकेट्स फायर कर रहे हैं। अब अगर इजराइल इन रॉकेट लॉन्चर्स पर काउंटर अटैक करेगा तो सिविलियंस का तो नुकसान होना ही है,
लेकिन ये जानते हुए भी हमास गाजा के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ कवर यूज करता है। 2014 में नेटो ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। हमासेस यूज करेगा ही, उसे खतरा है कि उसको मार देंगे, तो वो सिर्फ ह्यूमंस को यूज कर रहा है, उसको कोई पैलेस्टीन से प्यार नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, दैट्स इट, पैसों के लिए काम हो रहा है यार। 2004 में यूएन लिखे एम्बुलेंस से पेशेंट्स नहीं बल्कि मिलिटेंट्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। और 2006 के एएनबी टीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार हमास अपने सिविलियंस को एक हमास टेररिस्ट के छत पर जमा होने के लिए उकसा रहा था। क्यों? क्योंकि उस टेररिस्ट के घर पर अटैक करने की एक अर्ली वार्निंग इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने दे दी थी। लेकिन सिविलियंस को उस बिल्डिंग के छत पर देखकर आईडीएफ को मजबूरन अपने अटैक को अबॉर्ट करना पड़ गया। एंड ये कोई इक्का दुक्का केस बिल्कुल नहीं है। इस तरह के तमाम इंसिडेंट्स यहां लिस्ट में आप देख सकते हो और कितने तो अनरिपोर्टेड भी है। इनफैक्ट अगर आप नेटो के इस रिपोर्ट को ही नेट पर एग्जैक्टली, अगर इजराइल इतना ही बुरा होता तो वो छोड़ता क्यों? वो तो उड़ा देता ना, जैसा आज कर रहा है वैसे तब भी कर सकता था। अच्छे से पता है कि इजराइल के रिटेलिएशन से अगर इनोसेंट लोगों की जाने जाती है तो इजराइल पर काफी इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट होगा, स्पेशली वेस्ट से, क्योंकि वेस्ट सिविलियन कैजुअलिटी को लेकर काफी सेंसिटिव है और वेस्ट के सिंपैथी से इंटरनेशनली इजराइल एज एन अग्रेसर पोर्ट्रे हो जाएगा जो कि गाजा सिविलियंस पर अटैक करता है। और हमास की उल्टा एक ऐसी छवि बनेगी कि ये लोग तो पैलेस्टीन की जनता का भला चाहते हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एंड अगर आप गौर से देखो तो आज के तारीख में क्या ऐसा ही नहीं हो रहा है? इनफैक्ट कई सारे केसेस में तो आप देखोगे तो सिविलियन कैजुअलिटी के पीछे हमास के मिसफायर्ड रॉकेट्स होते हैं, लेकिन उसका भी इल्जाम ये कोई नहीं समझता। वो गाजा के सेंटर से कर रहा है और जब उस पे इजरायली गवर्नमेंट गिरा रही है तो वो सिविलियंस की मौत हो रही है और उसका फायदा ले रहा है पैलेस्टीन। बाद में जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तब ये पता चला कि दरअसल ये रॉकेट तो गाजा से ही फायर किया गया था। इनफैक्ट ये हमास का ही रॉकेट था जो मिसफायर हो गया था। अब ये तो मुद्दा चलो बाहर उछल गया क्योंकि इसमें पूरी दुनिया इजराइल को कोस रही थी, लेकिन इजरायली मिलिट्री के अनुसार 7 से 22 अक्टूबर के बीच ही हमास के 550 रॉकेट्स मिसफायर होके गाजा में ही गिरे थे। सो इससे आप खुद ही गेस कर सकते हो कि इन मिसफायर्ड रॉकेट से कितने ही सिविलियंस की जाने जा रही है। अब यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। कैसे मिसफायर हो सकते हैं? क्योंकि इजराइल ने जो आंकड़ा बताया 550 रॉकेट्स, इसके लिए आपको वहां के एक शिफा हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस के ब्लूप्रिंट को गौर से देखना होगा। आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमास टेररिस्ट इन हॉस्पिटल प्रेमाइसेस को, जहां मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें अपना इलाज करा रहे होते हैं, वैसी जगह में ये लोग अपने बंकर्स और टनल्स बनाकर छुपते हैं। और इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि हमास जोर जबरदस्ती करके सिविलियंस को वॉर अफेक्टेड एरियाज में रुका रहा है। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल ने गाजा सिटीजंस के लिए इस मैप के अकॉर्डिंग इवैक्यूएशन एडवाइजरी जारी की थी कि वो टेम्पररीली नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा शिफ्ट हो जाए क्योंकि उस एरियाज में क्लीनिंग कंडक्ट किया जाने वाला है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार हमास सिविलियंस को रोड ब्लॉकर नॉर्थ गाजा से निकलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर सिविलियंस बैटल ग्राउंड छोड़कर चले गए तो इजराइल के अगेंस्ट हमास का कवर खत्म हो जाएगा और एक एक करके एग्जैक्टली वो सिविलियंस को सिर्फ शील्ड की तरह यूज कर रहा है। एंड यहाँ पे लोग बैठे हुए बेवकूफ लोग वो सपोर्ट दे रहे हैं हमास का। कितना बेवकूफ पना ये प्रोटेस्ट कर रहे हो आप लोग, देख नहीं रहे हो कि हमास सिविलियंस को मरवा रहा है यार। ऐसे वहां की जनता के इलाज के लिए या पैलेस्टीन के डेवलपमेंट में कभी नहीं लगा था, बल्कि हमास उसका लगाएगा भी नहीं। बंकर्स, टनल्स और रॉकेट्स बनाने के लिए करता है। देखा जाए तो गाजा को हर Exactly. साल कतर, ईरान और टर्की से ऑलमोस्ट $2 बिलियन का एड मिलता है, जो अमाउंट लगभग भूटान के जीडीपी के बराबर है। लेकिन इतने एड के बाद भी 22 लाख पैलेस्टीनियंस के लिए सिर्फ 11 ही हॉस्पिटल्स है और आज 80% से ज्यादा पैलेस्टीनियंस गरीबी रेखा के नीचे जी रहे। 80% मतलब बिल्कुल साफ है कि गाजा को मिल रहा पैसा उसके सिटीजंस को नहीं बल्कि हमास की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि सारा हार्ड पावर हमास के पास है और उन्होंने इन फंडिंग्स के सोर्स में ही इन्फिल्ट्रेट करके अपने बंदों को वहां पर बिठा के रखा है। जैसे कि टिका यानी कि टर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी, जो गाजा, जेरूसलम और वेस्ट बैंक में लगभग 400 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट फंड करती है। इस एजेंसी में चल रहे एक स्कैम का खुलासा 2017 में हुआ था, जब टिका का गाजा ब्रांच मैनेजर मोहम्मद फारूक शाबान मुर्तजा को इस आरोप में इजरायली पुलिस ने अरेस्ट किया कि यह बंदा फॉरेन एड्स को हमास के लिए डाइवर्ट करता है और
फिर इन्वेस्टिगेशन में मुर्तजा ने यह कन्फेस भी किया कि आम पैलेस्टीनियंस के लिए 20 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के $13 मिलियन के फंड का यूज उसने हमास ऑपरेटिव्स के अपार्टमेंट्स बनाने के लिए किया था। इसके अलावा मुर्तजा का एक और स्कैम भी तभी पकड़ा गया था जिसमें मुर्तजा गरीब बच्चों की नकली लिस्ट बना के आगे देता था ताकि डोनेशंस ज्यादा मिल सके। सो कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि इन सब तरीकों से मुर्तजा ने $23 मिलियन का ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि पैलेस्टीनियंस को मिलने थे उसे हमास टेररिस्ट के लिए डाइवर्ट करवाया था। और टिका की तरह एक दूसरी एड एजेंसी वर्ल्ड विजन के फंड्स भी हमास के लिए डाइवर्ट किए जा रहे थे। वर्ल्ड विजन एक प्रोमिनेंट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा के लोगों के लिए एड प्रोवाइड करती है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि मोहम्मद हलाबी जो कि 2004 से एजेंसी में रहते हुए हमास के लिए काम कर रहा था, उसने लगभग $36 मिलियन के फंड्स का डाइवर्जन हमास के मिलिट्री विंग के लिए किया था। अब इस तरह के डाइवर्जन से हमास को तो बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन गाजा के लोग इसका हेवी प्राइस पे कर रहे हैं। जैसे आपने आंकड़ों में जाना, गाजा की 80% आम जनता बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रही है और आज गाजा में 97% पानी अनड्रिंकेबल है। लोग आए दिन मर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हमास चीफ इस्माइल हनीये जो कतर में रह रहा है, उसका नेटवर्थ एटलीस्ट $5 मिलियन है। और केवल हनीये ही नहीं बल्कि ये सारे हमास लीडर्स भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के एसेट्स बनाए दूसरे देशों में छुपे हुए हैं। और यहां पर आपको फिर से याद दिला दूं कि हमास गाजा की गवर्निंग बॉडी है। और कितनी अजीब बात है कि गाजा में पूरा डिस्ट्रक्शन चालू है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे, पीने के लिए पानी नहीं है और हमास के लीडर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर दूसरे देशों में बैठे हैं। अब जरा सोचो, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपनी जनता के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, उस जनता के साथ जिनके हक के लिए वो सो कॉल्ड लड़ रहा है, उस जनता को ये लोग जान से मार सकते हैं, इजरायली बंदूकों के सामने खड़ा कर सकते हैं, फिदाइन बना सकते हैं, उनको गरीब से गरीब स्थिति में रख सकते हैं। ऐसे लोगों के हाथों क्या गाजा के सिविलियन सेफ है क्या? और ऐसे लोग जो अपने देश के लोगों के साथ ऐसा हाल कर रहे हैं, वो दूसरे देश के दुश्मनों के साथ तो क्या नहीं कर सकता? मुसाब के हिसाब से दे आर मर्डरर्स यार, लिटरली मर्डरर्स हैं ये। कोई इनको आजादी वजादी की नहीं पैलेस्तीन की, ये सिर्फ कातिल लोग हैं, कातिल नहीं है। हमास के बेटे ने सामने से ये कहा है कि हमास का असली मकसद है इजराइल को नक्शे से ही मिटा देना और टोटली उस पूरे एरिया में अपना कब्जा लाना। और इसके लिए उन्हें जैसे भी जितना भी लड़ना पड़े, जितने भी मासूमों की जानें गंवाना पड़े, उन्हें वो मंजूर है। ये लोग पीस और म्यूचुअल कोऑपरेशन से इस इशू को सॉल्व नहीं करना चाहते, जबकि मोस्ट ऑफ दी पैलेस्टीनियन जनता पीसफुली ही इशू को सॉल्व करना चाहती है। उन्हें झगड़ा नहीं करना है, उन्हें इशू को और नहीं बढ़ाना है, उन्हें तरक्की की तरफ बढ़ना है। एंड फ्रेंड्स, पर्सनली आई ऑल्सो थिंक मोस्ट ऑफ दी मुस्लिम्स यही चाहते हैं। 7 अक्टूबर को हमास टेररिस्ट ने लगभग 200 से भी ज्यादा मासूम इजरायली सिविलियंस को कैप्चर कर लिया था और उन्हें गाजा लेकर आ गए। क्यों? जब हमास खुद मीडिया के सामने अपनी सिविलियन कैजुअलिटी पर इजराइल को ब्लेम करता है, तो हमास वही सेम काम कैसे कर सकता है? वेल, इस चीज का जवाब वंस अगेन द सन ऑफ हमास देंगे। हर एक हमास टेररिस्ट को यह बता के इजराइल भेजा गया था कि अगर वो एक भी इजरायली सिविलियन को पकड़कर गाजा लेकर आते हैं तो उन्हें पूरे $10,000 और एक फ्लैट पर इजरायली सिविलियन इनाम दिया जाएगा। لأنه في غزة اللي باخد أسرى له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ طول شقة منزل بيت $10,000. اللي بيجيب كل أسير باخد شقة ومنزل؟ तो अगर किसी टेररिस्ट ने 4 इजरायलीज को कैप्चर किया होगा तो किए गए वादे के अनुसार हमास लीडरशिप उस टेररिस्ट को $40,000 और 4 फ्लैट्स एज अ रिवॉर्ड देगी। 7 अक्टूबर अटैक के मेन टारगेट सिविलियन। क्या बोला था मैंने? या तो धर्म के नाम पे आपसे काम कराया जाएगा या पैसे के नाम पे काम कराया जाएगा। इनका मकसद बिल्कुल भी पैलेस्तीन को आज़ाद कराना नहीं है। पैलेस्तीन के लोगों के बारे में सोच भी नहीं रहे। ये सिर्फ सोच रहे हैं कि किस तरह से जूइश को ख़त्म करा जाए और इज़राइल का एरिया अपने कैप्चर में किया जाए ताकि इनकी पहुंच और बढ़ सके। और पैलेस्तीन को सिर्फ ये इसलिए यूज़ करे ताकि पैसा कमा सके। जो बाहर से फंडिंग आती है, जो एड्स आती है, उसको यूज़ कर सके और उससे हथियार वगैरह खरीद सके जो कि इज़राइल के खिलाफ और बाकी दुनिया के खिलाफ यूज़ हो सके। ये जूइश अगर मान लेते हैं थ्योरेटिकली, अगर ये जूइश को ख़त्म भी कर देंगे, ये वहाँ पे नहीं रुकेंगे, फिर ये दूसरे धर्मों के ले आएंगे। क्योंकि ये इनके माइंडसेट में है कि सिर्फ हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ये इनका माइंडसेट है। इनको आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, अपना।
थे, क्योंकि आईडीएफ ने 26 अक्टूबर को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से बताया कि उन्हें टेररिस्ट के पास से ऐसे एब्डक्शन मैनुअल्स मिले थे, यानी कि इजरायली सिटीजन्स को कैसे एब्डक्ट करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग और एक रिटन मैनुअल हमास ने अपने टेररिस्ट को दिया था। इन मैनुअल्स में 8 स्टेप्स में क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इजरायली टेरिटरी में घुसने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। जैसे कि स्टेप 1 है होस्टेजेस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। स्टेप 2 में होस्टेजेस के हाथ पैर बांध देना और उन होस्टेजेस का मर्डर कर देना जो फिजिकली पावरफुल दिख रहे हो। और फिर स्टेप 3 में होस्टेजेस को ह्यूमन शील्ड बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया था, जिससे कि किसी भी पुलिस एक्शन से बचा जा सकता है। स्टेप 4 है फूड सप्लाईज को कैप्चर करना। स्टेप 5 में घरों और प्रॉपर्टीज को आग लगाने का इंस्ट्रक्शन है। स्टेप 6 और स्टेप 7 है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसमें लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और लास्ट 8th स्टेप में टेररिस्ट को किसी भी तरह के नेगोशिएशंस में शामिल होने से साफ साफ मना किया था। अब इन्हीं 8 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमास मिलिटेंट्स ने 200 प्लस इजरायलीज को किडनैप किया और गाजा स्ट्रिप ले गए। अब फ्रेंड्स, अब आता है इस पूरे बुक का सबसे मुख्य पॉइंट, सन ऑफ हमास का सबसे मुख्य पॉइंट। और इसे मुसाब ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि हमें पैलेस्टीनियन कॉज और हमास के कॉज में डिफरेंस करना होगा। यानी कि उनके अनुसार हमास कॉज कभी भी पैलेस्टीनियन लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। 2007 में हमास को पावर देने के पीछे लोगों की बस यही सोच रही थी कि उनकी लाइफ बेहतर हो। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि लोगों को लड़ाई झगड़ा वॉर नहीं चाहिए, उन्हें बस एक अच्छी जिंदगी चाहिए। लेकिन आज वहां पर स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि पैलेस्टीनियंस की लाइफ बद से बदतर हो चुकी है। उनके अनुसार गाजा के लोगों की हालत हमास रेजीम में सुधरी नहीं है, बल्कि वर्स हो चुकी है। इनफैक्ट हमास के इस अटैक से पहले ही इजराइल का और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एक सुलह होने वाला था, जो कि हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल पूरे मिडिल ईस्ट में पीस लेकर आता था। लेकिन हमास के इस अटैक से वापस से पूरे एफर्ट्स पर पानी फिर गया। इट्स काइंड ऑफ लाइक हमास चाहता ही नहीं है कि ये डिस्ट्रक्शन कभी खत्म हो मिडिल ईस्ट से, बिकॉज अल्टीमेटली क्यों चाहेगा? ऐसे कैसे आएंगे उसे? उनका वजूद भी रहेगा। एंड वंस अगेन ये सब के बीच Exactly. में पिसरा कौन है? आम इंसान, आम पैलेस्टीनियन, जो कि बस सिर्फ एक अच्छी सही बात जिंदगी है। जीना चाहता है। अब फ्रेंड्स, इस इजराइल हमास वॉर में विक्टिम सिर्फ गाजा सिटीजन्स ही नहीं है, बल्कि इसका इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा, जिसका बड़ा रीजन है इस्लामिक कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड। अब वो कैसे, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। आई हाईली सजेस्ट यू वॉच आउट दिस वीडियो, ताकि आपको पूरा मिडिल ईस्ट का डायनामिक भी समझ में आने लगेगा कि इजराइल हमास वॉर में मिडिल ईस्ट के क्या स्टेक्स है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। तो वीडियो खत्म हो गया दोस्तों। गौरव ठाकुर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके उनको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस वो डालते रहता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं या हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप पैलेस्तीन को देख रहे हैं, नो डाउट सबके दिल में दुख है। जिस तरह की वीडियोस, जिस तरह की फोटोग्राफ्स वहाँ से आ रही हैं, किस तरह से मासूम बच्चे मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, माएँ रो रही हैं, बीवियाँ रो रही हैं, आम आदमी मर रहा है। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, सबको दुःख है। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर पैलेस्तीन की जनता हमास के सपोर्ट में नहीं थी, तो हमास ने कैसे इतने बंकर्स अंडरग्राउंड उन्हीं के घरों के नीचे, उन्हीं हॉस्पिटल्स के नीचे, उन्हीं स्कूल्स के नीचे बना लिए? कैसे उसने इतने बड़े-बड़े बंकर बना लिए? कैसे उसने अपने इतने बड़े-बड़े हाइडआउट्स बना लिए? कैसे वो हॉस्पिटल्स के ऊपर से, घरों के ऊपर से, बड़ी-बड़ी रिहायशी बिल्डिंगों के ऊपर से मिसाइल फेंक देता है? कैसे वो इतना अच्छा उसने अंडरग्राउंड अपना जाल बना लिया, अगर वहाँ की लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट में नहीं थी? मैं ये नहीं कहता कि 100% पॉपुलेशन सपोर्ट में होगी, पर सोचने वाली बात है कि विदाउट सपोर्ट नहीं हो सकता है इतना। इतना कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं वो सपोर्ट में थे। दूसरा, हमास को देखिए, जो लोग हमास के सपोर्ट में हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि उन्होंने क्या-क्या करा है। हमें आए दिन ऐसी वीडियो, ऐसी फोटोग्राफ्स हमने देखी, पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसी फोटोग्राफ देखी कि उन्होंने, जब वो इज़राइल में गए, उन्होंने एक छोटे से बच्चे को ओवन में डाल दिया। और जब वो ओवन में था, तो उसकी माँ के साथ कुछ गलत कर रहे थे। कैसे उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों के हाथ बाँधे और उनको जिंदा जला दिया। ये देख के भी तो आपको दिल तड़पना चाहिए ना आपका। मैं मानता हूँ कि पैलेस्तीन में जो आजकल वीडियोज़ आ रही है वो गलत आ रही है, बट हमास ने जो किया वो सही था? इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। आशा है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा, और आप चाहें तो अपनी राय कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।